चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स लेक्चर। एंड इन दिस विल स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में आपको ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एडिशन ही हो सकती है, क्योंकि लीविंग ग्रुप हमारे पास नहीं होता अल्डिहाइड और कीटोन में। बट अगर आप उसके डेरिवेटिव देखें, जैसे कि एसिड क्लोराइड है या एनहाइड्राइड है, तो उनमें एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? ऐड तो दोनों चीजें हो रही हैं, नेगेटिव पार्ट भी हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट भी हो रहा है, बिकॉज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट्स ऑन द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो इन शॉर्ट मैं डायरेक्टली ही लिख दे रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल और H किस तरह से ऐड हुए, पर होते कि दो स्टेप में, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि एक ही स्टेप में हो गया, दो स्टेप में हो रहा है। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ओवरऑल क्या हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके नाउ, अब अगर आप इसको बेसिक मीडियम में करवाते हैं रिएक्शन, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। So we have this tetrahedral intermediate formed, and ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट O नेगेटिव जो है यहाँ से H पॉजिटिव उठाएगा और सॉल्वेंट से, ठीक है, अब वो सॉल्वेंट आपका वाटर था या वट एवर इट इज, वहां से H उठाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम, एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द स्लो स्टेप, द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। फाइन, चलिए इन एसिडिक मीडियम क्या होगा? देखिए एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, क्योंकि जो ये H पॉजिटिव है ये और कहीं तो अटैक कर नहीं सकता, नाउ इट्स इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे तो अटैक कर नहीं सकता। तो ऑक्सीजन पे अटैक होने से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो बिल्ड होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो ऑक्सीजन जल्दी से अपना ये जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट करके अपने पास ले लेगा, सो दैट कार्बन और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। क्योंकि यहां पर जो कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वाला कार्बन उससे भी ज्यादा है। तो ये तरीका तब यूज करते हैं हम एसिडिक मीडियम वाला, जब हमें कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना होता है। एंड द क्वेश्चन इज सर वो क्यों करना होता है? क्योंकि मे बी द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट स्ट्रांग इनफ, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमें सामने वाले को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल की अपनी रिएक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। तब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं ताकि कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़े, ताकि एक वीकर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर पाए, और फिर बस उसके बाद तो आपका, तो उसके केस में भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही है, पर ये सेकेंड स्टेप आया यहां पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लो स्टेप आपका हमेशा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, इर्रिस्पेक्टिव कि चाहे वो एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं या बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं। जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो आपको बेसिक मीडियम ही चलेगा, एसिडिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वी यूज द बेसिक मैकेनिज्म। जब आपका वीक या एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो कि नॉर्मली वीकर होते हैं, देन वी यूज द एसिडिक कंडीशंस। ओके नाउ, एन अल्डिहाइड डजंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्डिहाइड में या कीटोन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती, एडिशन क्यों होती है? बिकॉज कार्बोनिल के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं उनमें से कोई भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसको बाहर निकालने की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। यू कैन नॉट रिमूव इट, तो दे आर पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए सब्स्टिट्यूशन यहां पर नहीं हो पाएगी। नाउ विच कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड विच अंडरगो एडिशन? देखिए अल्डिहाइड में और कीटोन में एडिशन होता है, तो जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इनमें एडिशन होगा। अब ये COCl है, क्लोरीन निकल सकता है, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, SN रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका OCH3 है, हाँ निकल ये भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये इजीली निकल जाएगा। OCH3 नेगेटिव इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, बट फिर भी ये निकल सकता है। OR नेगेटिव स्टिल उतना पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है जितना H नेगेटिव और जितना R नेगेटिव है, ओके। OR नेगेटिव स्टिल निकल सकता है, क्यों? जैसे CH4 का pK वैल्यू कितना होता है? रफली 48,
बहुत वीक एसिड, तो उससे जो आपका CH3 नेगेटिव बनेगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि अल्कोहल का pK वैल्यू कितना होता है, रफली 17 के आसपास होता है। तो इससे जो RO नेगेटिव बन रहा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना R नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखना, RO नेगेटिव इज स्टिल अ लिविंग ग्रुप। निकलता है का आपने जब RMGX का अटैक करवाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तब भी तो निकला था ना वो, क्योंकि R नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, वो OR नेगेटिव को डिस्प्लेस कर सकता है। नाउ अमंग NaBH4 एंड LiAlH4 कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? हमें पता है कि लिथियम वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो NaBH4 में Na पॉजिटिव को तो हटा दो, LiAlH4 में Li पॉजिटिव को हटाओ, फोकस ऑन दिस पार्ट। बोरॉन इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन, यहां पर एल्यूमिनियम इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन। बालकों, ये एल्यूमिनियम H में से ये वाला बॉन्ड, ये जो H है ना, मतलब हम ये बोलते हैं कि ये हाइड्राइड डोनर है, एक्चुअली ये H नेगेटिव तोड़ के अलग नहीं देता। ऐसा मत समझना कि ये जो LiAlH4 है ये आपको H नेगेटिव तोड़ के अलग करके दे देगा हाइड्राइड, नहीं। जब ये जाता है अटैक करने तो ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है अटैक के लिए। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड पहले टूट चुका और H नेगेटिव बन चुका था और फिर उसने अटैक किया, ये लेके ही अटैक करता है सीधा। तो मतलब डायरेक्टली H के पास कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और वो अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इनके बीच में पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। तो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में उतनी पोलैरिटी नहीं है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है जितना एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में है। तो ज्यादा पोलैरिटी मींस LiAlH4 विल बी अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, देखिए जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं NaBH4 के साथ, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बोलते हैं कि इसका अल्कोहल बनता है, ठीक है, यहां पर भी H आएगा और यहां पर भी H आएगा, फाइन। बट सिंस इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये जो आपका कार्बोनिल है ये प्लेनर है, तो जो आपका H लगने हैं वो टॉप से लग सकते हैं और वो बॉटम से भी लग सकते हैं, है दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यस, तो ये जो आपका H और OH लग रहे हैं, मतलब O का OH बन जाएगा और यहां पर एक H लग जाएगा। फाइनली दिस कार्बन इज कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर है ये, तो कायरल सेंटर है मतलब फिर इसका स्टीरियोआइसोमर भी पॉसिबल है। तो हमें ये समझना है कि क्या इस रिएक्शन में इनैंशियोमर्स बने थे कि नहीं बने थे। देखिए, अब क्योंकि ये एक प्लेन में होता है तो जो H नेगेटिव है, वैसे दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि H नेगेटिव रियलिटी में टूट के अलग नहीं होता, दैट इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म की चलो ठीक है, जो आपका जो भी NaBH4 में ये जो आपका BH4 नेगेटिव था वो जब अटैक करेगा H अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो एक तरह से H जाके अटैच होगा ना, वो इस साइड से भी हो सकता था फ्रंट से, और वो बैक से भी हो सकता था। तो अगर H आपका फ्रंट से आ रहा है, ये H आपका फ्रंट में आ गया, तो जो OH बनेगा वो बैक साइड में बनेगा, राइट। और अगर H आपका बैक साइड से आ रहा है तो OH आपका फ्रंट में बनेगा। तो क्योंकि दोनों तरफ से अटैक की बराबर बराबर पॉसिबिलिटी थी, तो हम बोलेंगे रफली 50-50% दोनों बनेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस अ रेसिमिक मिक्सचर। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको दो चीजें चेक करते हैं, एक आपका अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन भी चेक हो गया और दूसरी स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज भी चेक हो गया। तो कीप दिस इन माइंड कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डायरेक्टली क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी चैप्टर के मैकेनिज्म में इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है ना, चलो ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर नया स्टीरियोजेनिक सेंटर बनता है ना, वहां पर इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। अगर ये कायरल सेंटर नहीं होता तो फिर हम ये रेसिमिक मिक्सचर के बारे में सोचते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखना कि हाइड्राइड रिडक्शंस ऑफ ए कायरल कीटोन विद LaH gives a racemic mixture when a new stereo center is formed। तो जब एक स्टीरियो सेंटर बनेगा तभी वो सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी। नाउ रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद LaH इन्वॉल्व्स, क्या होता है, पहले आपका H नेगेटिव अटैक करेगा, जो आपका मतलब हाइड्राइड है ना, LaH वगैरह जो भी है, वहां से आपका हाइड्राइड अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर O नेगेटिव नीचे आके Cl को लात मारेगा, तो मतलब इफेक्टिवली Cl निकलेगा। तो मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, Cl हटा H लगा, यस। फर्दर अब अभी भी कार्बोनिल तो है ना, अभी एक अल्डिहाइड बन चुका है, तो अब इसके पास रिप्लेस करने को कुछ नहीं बचा,
सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। तो अब अगर आप फर्दर LAH से ट्रीट कर रहे हो या फिर जो आपका NaBH4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, अब ये क्या होगा, अभी इसको रिड्यूस करेगा बाय एडिशन। तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर आपका H लगेगा, फिर ये जो O नेगेटिव था, O नेगेटिव सॉल्वेंट से H उठा लेगा। तो अल्टीमेटली जो अल्कोहल बना 2 स्टेप में, तो पहले आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्लोरीन को हटा के हमने H लगाया, फिर अगले वाले पार्ट में एडिशन हुई है, तो इट इज सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन। तो मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ये केस है, RLI का काम क्या होता है, R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करना। वो कार्बोनिल पे वैसे ही अटैक करेगा जैसे RMGX का R नेगेटिव करता है। तो R नेगेटिव फिर चाहे RMGX का हो या RLI का हो, ये दोनों ही आपको R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे बोथ आर बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये R चाहे आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो तब भी चलेगा, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो O नेगेटिव का बन जाएगा फाइनली OH, और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH लग गया। अब आगे आप उस पर जो भी करना है, आगे चेन को और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है कि CH3MgX आपको दिया है, यहाँ पर कार्बोनिल भी है और यहाँ पर OH भी है। कभी कभी क्या हो सकता है कि जल्दबाजी में आप डायरेक्टली अटैक करवा देंगे कार्बोनिल पे, पर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि RMGX में जो R नेगेटिव जनरेट होगा, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो पहला काम उसका हमेशा एज अ बेस होता है, क्योंकि उसकी बेसिसिटी इतनी हाई है, द चार्ज डेंसिटी इज सो हाई एंड द, मतलब बात वो है ना कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में जो कैरेक्टर है वो आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स से आता है। तो CH3 नेगेटिव इज सच अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल कि ये पहला जो प्रेफरेंस इसका है वो होगा एज अ बेस। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये उसको उठाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा पहले। हाँ, अगर ये OH नहीं होता तब ये अटैक करता कार्बोनिल पे। तो कीप दिस ऑलवेज इन माइंड। तो यहां पर CH3 नेगेटिव H उठा के क्या बना रहा है, CH4, सिंपल। ठीक है, यहां पर CH3 नेगेटिव क्या कर रहा है, हाँ यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। यहां अटैक करेगा और OCH3 को बाहर लात मार के बाहर निकालेगा, है ना, पहले कीटोन बनाएगा और फिर आगे एक और RMGX से ट्रीट करोगे तो फिर जाके आपको अल्कोहल मिलते हैं। तो इसलिए हम एस्टर्स में 2 बार RMGX यूज होता है, 2 इक्विवेलेंट्स यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आर सम स्पेसिफिक केसेस जो हम पढ़ते हैं, जैसे हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, बाइसल्फाइड के एडिशन है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एडिशन ऑफ HCN। अब मुझे बताइए, HCN क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो, इट्स अ वीक एसिड। तो मतलब अगर ये डिसोशिएट करेगा H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में तो बड़ा कम करेगा, यस। तो मतलब जो साइनाइड आयन की कंसेंट्रेशन जनरेट होगी वो कम होगी, यस। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग या बड़ी हाई कंसेंट्रेशन में तो नहीं है हमारे पास, दैट इज ट्रू। तो अगर हाई कंसेंट्रेशन में नहीं है तो रिएक्शन तो स्लो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस हो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या तो वीक है या उसकी कंसेंट्रेशन कम है, तो हम ये जो हमारा रिएक्टेंट है ना कार्बोनिल, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। कैसे? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आप करवा सकते हो तब। ठीक है, तो HCN खुद एसिडिक है, उसको प्रोटोनेट करके करवा सकता है, तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और क्या फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। बट अगर आप बेसिक मीडियम में करवाओगे तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में करवाओगे तब भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCN जो एक एसिड है उसी को अगर आपने बेसिक मीडियम में डाल दिया तो वही जल्दी से डिसोशिएट करके साइनाइड आयन जनरेट करेगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट आपका ज़्यादा इजीली डिसोशिएट कर जाता है आयंस में, तो साइनाइड आयन जल्दी जनरेट होंगे, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेस लेने का एक पर्पस था, क्योंकि HCN वीक एसिड था, उसको पूरी तरह से डिसोशिएट करवाने के लिए बेस लेना पड़ा, बस। तो यहाँ पे O पे H लग जाएगा, कार्बन पे साइनाइड लग जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ओके, हाँ मैं गलती से बोल दिया हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन तो होता है ना X और OH लगाते हैं, हेलो नहीं, साइनोहाइड्रिन। साइनाइड और OH दोनों लग रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज साइनोहाइड्रिन। एंड मजे की बात क्या है, साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कन्वर्ट होता है COOH में, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर COH आ जाएगा, उसके बगल में OH लगा हुआ है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दिखाई दे रहा है तो यू कैन रिकलेक्ट कि अरे यार ये साइनोहाइड्रिन के हाइड्रोलिसिस से बना हो सकता है, और साइनोहाइड्रिन कार्बोनिल के अक्रॉस HCN ऐड करने से बना हुआ है, तो यू कैन रिलेट देम, ओके ये इससे बना, वो उससे बना, वो उससे बना था। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो रिएक्शन प्रोसीड बाय बेसिक मैकेनिज्म, क्योंकि HCN वीक एसिड था, आपको मैंने समझा दिया। नाउ अब देखिए, यहां पर रिएक्शन में भी KCN है, यहां पर भी KCN है, यहां पर भी KCN है, मतलब न्यूक्लियोफाइल सेम है ना। और इसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। मुझे बताना है कि K1 हायर होगा, K2 हायर होगा या K3 हायर होगा, मतलब इन तीनों में से कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट है, कौन सा स्लो है। हाउ डू आई टेल दैट? न्यूक्लियोफाइल तो मेरे पास सेम है, ओके, तो न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये जो कार्बोनिल है ये कितना रिएक्टिव है, ये कितना इलेक्ट्रोफिलिक है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि साइनाइड कितने फास्ट अटैक कर पाएगा। अब देखो, जब बेंजीन रिंग साथ में होता है तो इस कार्बन पे उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि बेंजीन की तरफ से ये जो डीलोकलाइजेशन आती है ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने नहीं देती, क्योंकि जैसे ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आने की जगह इस कार्बन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे, फिर अगली बार पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, राइट। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो पा रहा है। और अगर यहां का एग्जांपल देखें तो ये तो भाई साहब को दोनों तरफ से डोनेशन मिल रही है, बेंजीन से मेसोमेरिक के थ्रू और CH3 से आपका इंडक्टिव के थ्रू। तो ये तो बोलेगा यार ये तो और भी इसको वीक कर रहे हैं, इसका जो रिएक्टिविटी इसको कम कर रहे हैं। तो डोनेटिंग ग्रुप ना इसकी रिएक्टिविटी घटा देते हैं। और इसकी बात करें तो यहां पर भी दोनों तरफ से डोनेशन मिल रही है, बट मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। मेसोमेरिक बहुत अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली K3, थर्ड वाला, क्योंकि उसमें डोनेशन है दोनों तरफ से, पर वीक इफेक्ट है, इंडक्टिव के थ्रू डोनेशन आ रही है। उसके बाद ये वाला, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से मेसोमेरिक है, इंडक्टिव कोई नहीं है, यहां पर मेसोमेरिक भी है, इंडक्टिव भी है, तो K2 सबसे स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर सकते हो। देन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, NaHSO3 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो ऑक्सीजन पे जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट कार्बन पे जाएगा। तो पहले ये लग गया, फिर हाइड्रोजन एटम एक्सचेंज होता है, H ऊपर जाएगा, Na नीचे आता है, तो OH और OSO2 Na बन जाता है। दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। याद रखना है बस इसमें क्या बनता है, ठीक है। पहले आपका पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक्सचेंज या प्रोटॉन आपका ट्रांसफर एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और इसका फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OSO2 Na टूट के आपका OH बनाता है, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और आपका कार्बोनिल कंपाउंड वापस से मिल जाएगा। तो मतलब हाइड्रोलिसिस से यू कैन अगेन गो बैक टू ओरिजिनल रिएक्टेंट। डन। चलिए नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिससे आपका क्या बनते हैं, एसिटल्स और हेमी एसिटल्स। देखिए अब अल्कोहल में भी वही है, ROH को दो पार्ट में तोड़ लो, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द पॉजिटिव पार्ट गो टू द ऑक्सीजन, तो O का बन जाएगा आपका OH, एंड जो नेगेटिव पार्ट है आपका OR वो लग जाएगा यहाँ पे। तो मतलब इस कार्बन पे एक OH आ जाएगा और एक OR आ जाएगा। तो ऐसा कार्बन जिसके ऊपर एक OH और एक हाइड्रोक्सी और एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा हो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल, एंड दिस इज रादर अनस्टेबल। ओके, मैकेनिज्म आपके सामने है यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बिकॉज यू गाइज आर वाइज इनफ। अब हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है, तो अगर उसको एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाए तो सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करके वो इस OH को भी OR से रिप्लेस कर देगा। तो कार्बन के ऊपर दोनों OR हो गए। तो अगर आप इस अल्डिहाइड को या कीटोन को दो अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटल, ठीक है। या ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको भी, ठीक है। नाउ ओपन चेन एसिटल्स आर लेस स्टेबल देन क्लोज चेन एसिटल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसे ध्यान दें इस पे। ये ओपन चेन एसिटल था, कोई रिंग नहीं है इसमें। क्लोज चेन एसिटल जो बनते हैं वो रिलेटिव ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 2 ROH या 2 अल्कोहल यूज करने की जगह मैं एक डायोल भी तो यूज कर सकता हूं, कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक इथाइलिन डायोल, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोनिल और ये 2 OH जो है आपके, ठीक है। तो ये इस तरह से H2 निकाल दीजिए, शॉर्टकट है ये, और इस कार्बन को यहां से और यहां से जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो H2 निकल गया आपका बेसिकली। तो 2 OH डायोल के साथ रिएक्ट करके, तो ये जो आपका बन रहा है दिस इज साइक्लिक एसिटल जो रिलेटिवली स्टेबल होता है। एंड इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है, ये एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप काम करता है। मतलब जो आपका कार्बोनिल है ये तो बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल से अटैक हो जाएगा, है ना, बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इसके ऊपर, हाँ जी। तो अगर कहीं कुछ ऐसा रिएक्शन है जहां पर न्यूक्लियोफाइल 2 जगह अटैक कर सकता था, एक कार्बोनिल पे और एक कहीं और,
और मैं चाहता हूं कि वो कार्बोनिल पे अटैक बिल्कुल भी ना करे, ठीक है, पर अगर उसको दी जाएगा कार्बोनिल तो वो अटैक कर ही देगा, थोड़ा सा आपको वैसा प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। बट यू वांट टू प्रिवेंट कि कार्बोनिल पे अटैक नहीं होना चाहिए, तो यू कैन प्रोटेक्ट दैट ग्रुप कार्बोनिल। कैसे? एसिटल बना के। एसिटल बना के समस्या, मजे की बात क्या है, बेसिक मीडियम में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बेस या न्यूक्लियोफाइल इस एसिटल पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोफिलिक साइट। एक प्रॉपर इलेक्ट्रोफिलिक साइट यहां पर नहीं है, तो बेसिक मीडियम में ये आगे रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आप अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहेंगे, वो यहां पर नहीं होगा, और जो जगह बची थी वहां पर वो ढूंढ के अटैक करेगा, यहां नहीं करेगा। तो यू कैन प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप एसिटल बना के बेसिक मीडियम में एटलीस्ट। हाँ, और फिर आप बोलो सर हमें वापस से कार्बोनिल चाहिए था, तो कोई बात नहीं, आपने रिएक्शन करवा दिया, न्यूक्लियोफाइल को जहां अटैक करवाना था वो कर लेगा, इस कार्बोनिल को बख्श देगा, एंड लास्ट में आप हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए, और ये साइक्लिक एसिटल हाइड्रोलिसिस करके क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाते हैं, यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे 2 H मिल जाएंगे और इसको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, मतलब जो H2 आपने निकाला था वो वापस आ जाएगा, और ये वापस से आपको कार्बोनिल मिल जाएगा। तो यू कैन अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल कंपाउंड। तो आपने उसको प्रोटेक्ट करके रखा, आसपास रिएक्शन करवाए और डन। अब देखो जैसे ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दिया हुआ है एग्जाम्पल, एसिटल्स आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स फ्रॉम अनवांटेड साइड रिएक्शन, जो कि बेसिक मीडियम में होते हैं। जैसे ये कार्बोनिल भी है, ये कार्बोनिल भी है, मुझे बनाना है ये, मतलब मैं इस कार्बोनिल पे अटैक करवाना चाह रहा हूं, एस्टर पे, पर इस कीटो पे नहीं करवाना चाह रहा। तो मैं क्या करूंगा, ये एस्टर है, एस्टर के साथ तो एसिटल नहीं बनेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइक्लिक एसिटल बना दूंगा यहाँ पे इस कार्बोनिल के ऊपर, सो दैट अब जो मैं आगे भी रिएक्शन करवाता हूँ बेसिक मीडियम में, लाइक LaH करवा रहा हूँ, इससे बेसिक मीडियम है ना, हाइड्राइड है वो, तो वो सिर्फ एस्टर पे अटैक करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में, इस एसिटल को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस जब हुआ, तो हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड भी टूट गया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज हाउ एसिटल्स आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। देन एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो आपके रिएक्शन है ना, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन हो गया, दे आर ऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कंप्लीटली प्रोडक्ट 100% नहीं बनता है, रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगा कितना नहीं, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा थी, न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग था, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो दे आर एट इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा रिएक्टेंट भी रहेगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट भी रहेगा, एंड डिफरेंट फैक्टर्स विल डिसाइड कि रिएक्शन कितना आगे जाना है और कितना नहीं जाना है। देखिए, अब जब आप वाटर के एडिशन करते हो तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे O पे H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है H पॉजिटिव वो यहाँ पे चला जाएगा, और नेगेटिव पार्ट जो OH नेगेटिव वो यहाँ पे चला जाएगा, तो कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए, ये उसको बोलते हैं हाइड्रेट। अब आप बोलोगे सर आप अभी तक तो सब पढ़ाते आ रहे थे कि हाइड्रेट नहीं बनता, मतलब स्टेबल नहीं होता, कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। यस, जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल, तभी तो बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन बहुत कम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये बने तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिनमें ये फेवरेबल हो। देखो, इस कार्बोनिल पे अटैक तभी हो पाएगा, अब H2O इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो H2O का अटैक यहां पर हो, फेवरेबल हो, वो तभी हो पाएगा, ये कार्बन बहुत रिएक्टिव हो गया है। कैसे? मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत बढ़ चुका है, वो कैसे बढ़ा हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, तो यहां तो डोनेटिंग ग्रुप आपने लगा दिए दो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फेवरेबल रिएक्शन, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बहुत कम होगा। इस वाले रिएक्शन में थोड़ा बेटर है, क्योंकि कम से कम एक डोनेटिंग ग्रुप है, पहले वाले में 2 थे। तो अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, क्योंकि अल्डिहाइड में डोनेटिंग ग्रुप कम लगे होते हैं, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है, 2 ग्रुप हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, ठीक है, और अल्डिहाइड में H है, छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो दोनों फैक्टर, डोनेटिंग ग्रुप भी कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो अल्डिहाइड के केस में ये रिएक्शन थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, तो K2 इज ग्रेटर देन K1, एंड पर फिर भी ऐसा बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं होते हैं, काफी कम होते हैं। और अगर CHO के साथ यहाँ CCl3 ग्रुप लगाओ, जिसको क्लोरल बोलते हैं, CCl3CHO, ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरल, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि CCl3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पर तो वाटर का अटैक बहुत अच्छा होगा, और इस केस में जो हाइड्रेट बनता है अब वो स्टेबल बनता है, क्योंकि एक तो रिएक्टेंट आपका काफी रिएक्टिव था, दूसरी बात ये जो क्लोरल हाइड्रेट बनता है इसमें H बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाँ, दिस इज द ओनली एग्जांपल जहां पर क्लोरीन H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। कैसे?
देखिए CCl3 CH OH ट्वाइस, ठीक है, और इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज द ओनली केस जहां पर मतलब जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, मैंने बोला कि दुनिया का इकलौता केस है ये, बट दिस इज ओनली केस जहां पर हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि CCl3 था स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये H बॉन्डिंग की वजह से ये काफी स्टेबल है। तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल, उसके केस में हाइड्रेट बन जाता है। तो अब समझ आया, जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाओगे उतना ही हाइड्रेट फॉर्मेशन फेवरेबल होती चली जाएगी। देन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखिए ये तो बड़ा ही आसान है। अमोनिया या उसके जो डेरिवेटिव उनमें क्या होगा, एक H हटा के Z लगा देंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे Z आपका OH है तो ये बन जाएगा NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमीन। Z आपका NH2 है तो ये जाएगा NH2NH2 दैट इज हाइड्राजीन। अब अगर आपका Z आपका NHPH है तो ये जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। क्यों? क्योंकि हाइड्राजीन में इस N पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हटा के आपने PH लगा दिया, तो जो जस्ट हाइड्राजीन था अब हो गया फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि एक फिनाइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया आपने, हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दिया। और अगर आप ऐसा वाला फिनाइल लगाने में फिनाइल पे भी 2 नाइट्रो लगा दिए आगे, तो हो जाएगा कहाँ कहाँ लगे हैं वो नाइट्रो, 1 2 3 4, 2 एंड 4 पे, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2,4 DNP या ब्रैडीज रिएजेंट। अब करना क्या होता है, देखो जब भी कार्बोनिल का इस NH2Z के साथ रिएक्शन होगा, ये Z आपके ये सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, ये वाला H2O निकाल देना आपने, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2Z का H2, ये H2O निकाल दिया बस, और इनको कार्बन और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, क्योंकि कार्बन का आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है तो उसको डबल तो चाहिए वापस से अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ रहेगा आपका, तो कार्बोनिल जब NH2OH से रिएक्ट करता है तो H2 और ये उड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम, दिस आर कॉल्ड ऑक्साइम। ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये सारे कैटेगरीज। हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्राजोन बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, और 2,4 DNP से करता है तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, एंड दिस इज सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिल गया तो मतलब ब्रैडीज रिएजेंट था ना ये, तो रिएक्शन कंफर्म हो गया उससे। अगर ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड कंपाउंड बन रहा है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ। ये रिएक्शन सक्सेसफुल हुआ मतलब कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म हुई कि कार्बोनिल ग्रुप था हमारे पास। तो कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन सेमी कार्बेजाइड, देखिए NHNO और NHCONH2, ठीक है, मतलब ये आपका Z है, अगर ये आपका Z है तो NH2 के आगे लगना ना Z, ये हाँ ये, तो ये बनता है सेमी कार्बेजाइड। इससे जो कंपाउंड फाइनल बनता है प्रोडक्ट वो होता है सेमी कार्बेजोन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी H2 है और यहाँ पर भी H2 है, किसको निकालें? बट ये वाला जो नाइट्रोजन है ना ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक में इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर ये जो H2 निकलता है वो क्यों निकलता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन अटैक करता है यहाँ पे, फिर पूरा मैकेनिज्म चलता है। तो ये वाला नाइट्रोजन क्योंकि ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है तो ये अटैक नहीं करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा और इसके H2 जाएंगे। तो ऐसे आप समझेंगे कि कौन सा H2 उड़ाना है। तो सेमी कार्बेजाइड से बनते हैं सेमी कार्बेजोन, जैसे ये एग्जांपल, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, यू कैन जस्ट टेक अ मोमेंट टू एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन, ओके। देखिए अब ये कुछ मैंने ये डेटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, हाइड्रेशन का है। CH2O मतलब HCHO में हाइड्राइड कितना बना, देखिए K कितना है 2.28 इंटू 10⁻³ B क्या है वो नीचे अलग से दिया होता है पर वो छोड़ो उसको, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कौन सा मतलब ठीक हो गया। फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं थे और ऊपर से हिंड्रेंस भी कम थी, तो अल्डिहाइड काफी रिएक्टिव होते हैं। CH3CHO में रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सडनली अगर आप देखेंगे वैल्यूज यहाँ पर कितनी है 1.06, मतलब 1K अगर 1 है तो उसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज रफली इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब अराउंड 50% के आसपास रिएक्शन पहुंचा है। CH3CH2CHO देखो बड़ा ग्रुप लग गया, हिंड्रेंस बढ़ गई तो और कम हो गया, और बड़ा ग्रुप लगाओगे और कम हो रहा है, और बड़ा ग्रुप लगाओगे और कम हो रहे हैं।
तो हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी घटती जाएगी और के इक्विलिब्रियम भी घटता जाएगा। CF3CHO, CF3 अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, सडनली 2.9 इंटू 10⁴ बढ़ गया, HCHO से बढ़ गया काफी ज्यादा, है ना। जबकि एसीटोन बहुत कम, 10⁻³ बेंजल्डिहाइड 10⁻³ ओके। मतलब एसीटोन में कंपैरेटिवली कम है, बेंजल्डिहाइड में बेटर है, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रेट का है, इसको मत बोलना सर आपने HCl में कुछ और करवाया था, वो HCl अलग केस है, हाइड्रेशन अलग है, ओके। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, बट दिस इज जस्ट फॉर द डेटा फॉर, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का 8 इंटू 10⁻³ है और एसीटोन का आपका 1.4 इंटू 10⁻³ है। मतलब बेंजल्डिहाइड इज बेटर, ये रिएक्शन फास्टर है एसीटोन से। फिर F लगा देंगे एक, मतलब एक फ्लोरीन लगा देंगे विड्रॉइंग ग्रुप, तो थोड़ा सा बड़ा। Cl लगा लेंगे, थोड़ा दूर लगाया है ना, नहीं अच्छा वहीं पे लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे, रफली उतना ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जब देखो, जब आपका एसिटोफिनोन आ गया, मतलब दोनों तरफ से डोनेशन आ रही है, तब तो बहुत कम है, ये 10⁻⁻6 चला गया, एसिटोफिनोन बहुत स्लो हो जाता है। तो दिस इज, अब क्या होता है ना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी बुक्स में आपको बहुत सारा, किसी ने कुछ आंसर दिया होता है, किसी ने कुछ आंसर दिया होता है, एंड आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ बुक्स, और एक क्वेश्चन दो अलग अलग बुक्स हैं, दो अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कैनिजारो में जो इंटरमीडिएट बनता है उसको, वो ज़्यादा अच्छा हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा, इसमें दो अलग अलग स्टडी मटेरियल में दो अलग अलग आंसर दिए थे, गलत है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन, ऑलवेज रिलाई ऑन डेटा, बिकॉज डेटा इज ऑल एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल इज ऑल दैट इज एक्सेप्टेड। हवा में आप कुछ भी थ्योरी दे दो, कुछ भी कहानी बोल दे, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है वो तो पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। इसीलिए मैं हमेशा डेटा के साथ बात करता हूं, बिकॉज दैट बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझे बेटा, हाउ इंपॉर्टेंट इज डेटा, ऑलवेज लुक फॉर द डेटा, वेन एवर देयर इज अ कंफ्यूजन लुक फॉर द डेटा। चलिए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट कि रिएक्टिविटी, मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए और साथ में एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो RCOCl का सबसे अच्छा है, क्योंकि RCOCl, या चलिए मैं ये आपको बताता हूँ, ये देखिए RCOCl में क्या है, एक तो क्लोरीन विड्रॉइंग होने की वजह से इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करती है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, ऊपर से क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और दूसरा भी अच्छा फायदा हो गया उसका। तो RCOCl सबसे रिएक्टिव है इन सारे डेरिवेटिव्स में। फिर एनहाइड्राइड, क्योंकि ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि O नेगेटिव आगे डीलोकलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। फिर आपका अल्डिहाइड, आई एम नॉट सेइंग कि अल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे सबसे फास्ट होता है, कार्बोनिल में, मतलब कार्बोनिल क्लोराइड में, फिर एनहाइड्राइड में, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर जाके आपका एस्टर, ठीक है। फिर आपके देखो एस्टर में ये अराइल वाला, फिर ये अल्काइल वाला, फिर अमाइड, फिर ये NR2 वाला अमाइड डाई सब्स्टिट्यूट, लास्ट में RCOO नेगेटिव, क्योंकि CO नेगेटिव में तो ये O नेगेटिव डोनेटिंग ग्रुप है, उल्टा विड्रॉ तो क्या करेगा, डोनेट करेगा ये, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से अगर आप लिख लें, समझ लें, याद कर लें, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। नेक्स्ट, बैकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्साइम्स। चलिए तो एक काम करते हैं, हाँ बैकमैन कर लेते हैं, है ना, फिर सुपरमैन भी कर लेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, तो ये बैकमैन करते हैं और उसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल बी डन। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्साइम, ऑक्साइम मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइम्स टू गिव N सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक अमाइड्स, तो बैकमैन में शॉर्टकट होता है, एक बड़ा इजी शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है, ये आपका ऑक्साइम है, ओके, देखो ये जो आपका NH है, ये अपने से ट्रांस वाले ग्रुप में घुसता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होगा, तो यहां लोन पेयर है, यहां पर OH है, तो OH का ट्रांस कौन सा है, ये वाला, तो इस कार्बन और इस R के बीच में ये NH घुस जाएगा, और यहां पर N और H घुस गए, तो बीच में डबल बॉन्ड क्या रहेगा, सिर्फ O, तो डबल बॉन्ड NOH का बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये जो NH है ये अपने एंटी वाली लोकेशन में, सामने वाले में, वहां उनके बीच में घुस जाता है यहाँ पे, दिस इज अमाइड, ठीक है। अगर आपको मैकेनिज्म देखना, तो ये आपका एसिडिक मीडियम में होता है, तो ये सारे के सारे लुईस एसिड्स हैं, ये एज अ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, कैटलाइज कर देंगे रिएक्शन को। तो बाकी मैकेनिज्म आप देख लो, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म इन डिटेल। मैकेनिज्म इज हियर, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। शॉर्टकट इज इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे कि अल्टीमेटली करना क्या है उसमें, ठीक है। नाउ व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद NH2NH मतलब सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन। तो कुछ नहीं है, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन अल्टीमेटली उसी पे डिपेंड करता है कि कार्बोनिल आपका कितना रिएक्टिव है। ये भाई साहब तो मेसोमेरिक से डोनेट कर रहे हैं, ये तो बहुत कम। एसिटोफिनोल आपने पीछे देखा कि कितना कम करता है ना वो, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ से डोनेशन है, बट ठीक है, कोई मेसोमेरिक नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्बोनिल की बात करूंगा तो ये बगल वाला कार्बोनिल विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो 4 तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जाके 3, क्योंकि दोनों तरफ से अगर डोनेशन आएगी तो काफी कम आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव, और इंडक्टिव भी बड़ा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट अल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करो तो कम है। 1 में फिर भी अल्फा हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, सॉरी ज्यादा नहीं है, अच्छा यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, पर 2 इंडिपेंडेंट अल्काइल ग्रुप से, तो 2 इंडिपेंडेंट आपके डोनेटिंग इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर तो मेसोमेरिक है, तो सबसे पीछे आएगा ये। डोनेटिंग इज नॉट इंक्रीज, मतलब रिएक्टिविटी को घटा देता है कि डोनेटिंग ग्रुप लगे हों। नाउ अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ HCN। अगेन वही बात आ गई, HCN में साइनाइड तो अटैक करेगा, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है तो 2 सबसे फास्ट अटैक करेगा, 2 में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, 2 के बाद 3, उसके बाद 1। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, सिर्फ ग्रुप्स देखने हैं। विड्रॉइंग ग्रुप फास्ट, डोनेटिंग ग्रुप सबसे स्लो, सिंपल। ये रिएक्शन तो चलो आप कर ही सकते हो, एंड इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करना था, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है आपका ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ओ साइनोहाइड्रिन से बना। तो यस, इसके पहले ये साइनोहाइड्रिन था, उसके पहले वो CHO था, और वो CHO कैसे बना? अल्कोहल को PCC से ट्रीट करके बना, राइट। चलिए बस ये वाला केस, ये वाला क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड आगे की जर्नी, जो आगे की कहानी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का जल्दी से हो जाएगा। फिर अल्फा कार्बोनिल वाले जो रिएक्शंस हैं, है ना, अल्डोल कैनिजारो वगैरह सारे सारे वो एक साथ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी फिनिशिंग दिस, अल्डिहाइड कीटोन्स को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया, ठीक है, रिवाइज हुआ एटलीस्ट। तो पढ़ो अच्छे से, रिवाइज करो, गो अगेन इन द मैकेनिज्म, बेसिक समझो, रटो मत, समझो, लिख के प्रैक्टिस करो। द मोर यू ड्रॉ, द मोर यू विल अंडरस्टैंड, द मोर यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एंड कीप शेयरिंग, बाय।